हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज देख लेते हैं कि 30 ऑफ अप्रैल को कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हाथीस ऑफ हिमाचल प्रदेश इन देयर डिमांड फॉर एसटी स्टेटस। हिमाचल प्रदेश के जो हाथीस हैं वो फ्रॉम 1957 से ही वो एसटी कैटेगरी की डिमांड कर रहे हैं। ये हाथीस हैं, ये टोन्स रिवर के आसपास रहते हैं जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, तो इसके बारे में देखेंगे। दूसरा है स्टेट वर्सेस सेंटर ऑन फ्यूल टैक्सेस। रिसेंटली सेंटर ने स्टेट को डायरेक्ट किया है कि जिस तरह से सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी पे कमी की है तो स्टेट को भी उनके वैट में कमी लानी चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को इसका फ़ायदा पहुंच सके। तीसरी न्यूज़ है ये जो फ्रीबी कल्चर है इंडिया की, तो क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ को किसी तरह से अफेक्ट कर रही है। ये जो फ्रीबी कल्चर है कि किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो खाना हो या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है, तो ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया है क्योंकि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये जो लीडर्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या ये इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है रिविजिटिंग डेथ पेनाल्टीज जूरिस्प्रूडेंस। डेथ पेनाल्टी लोग को लेके हमेशा से ही इंडिया में काफ़ी डिबेट्स रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोशिश की जाती है कि डेथ पेनाल्टी को अवॉइड किया जाए, पर कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस आ जाते हैं कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह की डेथ पेनाल्टी को पिनलाइज करते हैं टू अक्यूज्ड। इससे रिलेटेड जो ये आर्टिकल है। रिसेंटली रसिया ने पोलैंड एंड बुल्गारिया की जो गैस सप्लाई है वो बंद कर दी है और उनका कहना ये है कि ये जो कंट्रीज़ है ये रूबल में पे नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनको फर्दर गैस सप्लाई नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड ये एक न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है शॉक प्रूफ इंडियाज़ पावर सेक्टर। जब कोविड का सीवियर वेव्स चल रहा था तो उस वक्त कोयले की काफ़ी कमी आ गई थी इन इंडिया, और अभी रिसेंटली वो न्यूज़ फिर से आई है क्योंकि कई स्टेट्स में पावर्स कट हो रहे हैं, कटौती की जा रही है। तो इसको आखिर कैसे टाला जा सकता है, इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स या मेजर्स लिए जा सकते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। ओके, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट न्यूज़। दिस न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग हाथी ट्राइब जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। एक्चुअली ये ट्राइब नहीं है, एक तरह की कम्युनिटी है जो एसटी स्टेटस की डिमांड कर रही है। ये इम्पॉर्टेंट है GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस होंगे इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सोशल सेक्टर्स इन इंडिया। रिसेंटली पॉलिटिकल एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है हाथी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने के लिए, क्योंकि ये जो ट्राइब्स हैं ये काफ़ी वक्त से इसकी डिमांड करती जा रही हैं, जो लगभग 3 लाख के अराउंड स्ट्रॉन्ग एक कम्युनिटी है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाथीज़ के बारे में देख लेते हैं। हाथी काफ़ी ज़्यादा क्लोज नीट रहने वाली एक कम्युनिटी है जिन्होंने नाम कमाया है अपने ट्रेडिशनल जो होम ग्रोन वेजिटेबल्स हैं उनको सेल करने के लिए, क्रॉप्स, मीट और वूल, इस टाइप की चीज़ों को स्मॉल मार्केट्स के थ्रू हाट में पहुंचाने और अदर कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए। हाथी कम्युनिटीज़ के जो मैन है वो जनरली एक अलग ही वाइट हेड गियर पहनते हैं जो उनको एक अलग ही अपीयरेंस देती है ड्यूरिंग वेरियस सेरेमनीज। ये सिरमौर से थोड़े से कट ऑफ हैं, सिरमौर जो कि हिमाचल प्रदेश में है बिकॉज ऑफ गिरी और टोन्स रिवर। तो गिरी और टोन्स रिवर के आसपास ही रहते हैं, लेकिन सिरमौर से कटे हुए हैं क्योंकि ये नदियाँ बीच में आ जाती है। ये जो हाथीस हैं जो फ़िलहाल ट्रांसगिरी एरियाज़ में रहते हैं जौनसर बवार में, वो पहले रॉयल स्टेट सिरमौर के पार्ट थे, लेकिन क्योंकि 1815 में ये डिवाइड हो गया जौसन बवार के रूप में, तो ये क्या है एक तरह से सेपरेट हो गई फ्रॉम पर्टिकुलर सिरमौर एरिया।
सो ये अब पर्टिकुलर पहले एक ही ट्राइब थे लेकिन अब दो हो गए हैं। लेकिन ये दोनों क्लैन जो हैं वो सिमिलर ट्रेडिशन फॉलो करते हैं और इंटर मैरिजेस भी इसमें काफ़ी कॉमन है। लेकिन अगर सिर्फ हाथीस के अंदर की बात करें तो ये काफ़ी हद तक एक रिजिड कास्ट सिस्टम अपनाते हैं, जिसमें भाट और खास जो हैं ये अपर कास्ट हैं और जो भदोईस हैं वो लोअर कास्ट में उनको माना जाता है या गिना जाता है। और इस पर्टिकुलर कास्ट हाथी में इंटर कास्ट मैरिज जो है वो स्ट्रिक्टली मना है। इन कास्ट में आप इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकते। अब ये जो हाथीस हैं उनको टोपोग्राफिकल डिसएडवांटेज मिलता है क्योंकि ये सिरमौर से कटे हुए हैं, इस वजह से ये काफ़ी लैग हो जाते हैं, काफ़ी पीछे हो जाते हैं जब एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। जो हाथीस है उनको गवर्न करते हैं ट्रेडिशनल काउंसिल, जिनको कुंबली कहा जाता है, उनके बीच में, जो कि सिमिलर होता है खाप पंचायत, जो कि हरियाणा में आप लोगों ने सुना ही है। अब यहाँ जो कुंबली है जो प्रॉपर ट्रेडिशनल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, वो इवन दो पंचायती राज सिस्टम वहाँ इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी कुंबली के जो पावर हैं वो अनचैलेंज्ड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ काम होता है इन हाथीस कम्युनिटी। सो ये जो हाथी कम्युनिटी का जो ये ट्राइबल स्टेटस का डिमांड है ये 1967 से चला आ रहा है। अब ये हुआ कैसे? क्योंकि 1967 में ये जो जॉनसर बवार है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा था, जो 1815 में अलग हो गए थे ये पर्टिकुलर हाथी कम्युनिटी से, उनको ट्राइबल स्टेटस मिल गया था 1967 में, लेकिन वही चीज़ हाथीस को नहीं मिली थी। सो इसका डिमांड जो है उस टाइम से कंटिन्यूसली चला आ रहा है। सो ये जो डिमांड है ट्राइबल स्टेटस का, ये काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है, मजबूती पकड़ती जा रही है, क्योंकि ये जो कुंबलीस हैं, जो हाथीस के बीच में जो गवर्निंग बॉडी हैं, वो उनकी उससे जो बड़ी लेवल की जो गवर्निंग बॉडी होती है, जिसको महाकुंबलीस कहते हैं, वहाँ पे वेरियस तरह के रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं ऑलरेडी कि ट्राइबल स्टेटस हाथीस डिज़र्व करते हैं। सो अगर इनको ये स्टेटस मिल जाता है एसटी की, तो ये लगभग 3 लाख जो पीपल हैं हाथीस के, इनको बेनिफिट करेगी, जो कि अराउंड 154 पंचायत में स्प्रेड हैं और मोस्टली ये ट्रांसगिरी एरिया जो हैं वहाँ पे रहते हैं। अगर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जॉनसर बवार, जिनको ऑलरेडी एसटी का स्टेटस मिल चुका है, उन्होंने काफ़ी साइजेबल नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स प्रोड्यूस किए हैं थ्रू आउट द ईयर। 2019 में जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि हाथीस को एसटी स्टेटस दिलाएंगे, बीजेपी का ये मूव काफ़ी हद तक उनके लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि उन्होंने हाथी का सपोर्ट गेन कर लिया जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात हुई इन शिमला। 2014 में भी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने अनाउंस किया था कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो हाथी को मिलनी ही चाहिए, और उसके लिए काम किए ही जा रहे हैं। अब ये कम्युनिटी आखिर इतनी इम्पॉर्टेंट कैसे हो जाती है? क्योंकि ये जो कम्युनिटी है पर्टिकुलर, ये 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फैली हुई है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, जो कि है सिलाई, पाउंटा, रेणुका और पच्चड़। सो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि लगभग 9 सीट हैं वो स्प्रेड हैं अक्रॉस दिस एरिया में, तो ये पॉलिटिकली काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके रिलेटेड चैलेंजेस काफ़ी आए हैं, क्योंकि अगर अब तक हाथी को नहीं मिल पाया है तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे जो इथनोग्राफी रिपोर्ट आई है हाथी कम्युनिटी की, वो काफ़ी इनएडिक्वेट रही है अब तक, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी एंड काफ़ी चीज़ें रिजिड वे में नहीं मिल पाती हैं, जो उनको फुल फ्लेज्ड इथनोग्राफिक स्टेटस दिला पाएँ और उनकी डिमांड को फुलफिल कर पाएँ। लेकिन मार्च 2020 में हिमाचल की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक डिटेल्ड इथनोग्राफिक प्रपोजल भेजा है यूनियन मिनिस्ट्री को, ताकि हाथी कम्युनिटी को प्रॉपर एसटी का स्टेटस दिलाया जा सके। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे एसटी पॉपुलेशन की बात आ गई, तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे पीवीटीजी के बारे में पता होनी चाहिए, और
इनमें अगर हिमाचल की बात हो रही है तो वहाँ से कौन कौन सी कम्युनिटी शामिल हैं, और थ्रू आउट द जो कंट्री है कौन कौन से पीवीटीजी हैं जो काफ़ी हद तक हाईलाइटेड हैं, इनके बारे में आपको पता होने चाहिए. सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़. सो दिस न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग सेंटर वर्सेस स्टेट ऑन फ्यूल टैक्सेस. इसके बारे में देखेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से. सब सेक्शंस आएंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि ये टैक्स है वो रिसोर्सेज में आते हैं फॉर पब्लिक. सो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. सो स्टेट और सेंटर के बीच में हमेशा से ही इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट चलती है पेट्रोल और डीजल के जब टैक्सेस में रिडक्शन की बात होती है, क्योंकि सेंटर का ये कहना है कि जिस तरह से सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी कट की है ऑन पेट्रोल एंड डीजल, स्टेट जो है वो वैट में कटौती नहीं ला रही है. उसके अगर पैरेलली अगर बात करें तो लेकिन स्टेट्स का कहना है कि उनको फाइनेंशियल कुशन की ज़रूरत है, क्योंकि GST कंपनसेशन ख़त्म होने वाले हैं जून में इस साल. तो अब उनको एक प्रॉपर फाइनेंशियल कुशन की ज़रूरत है. सो वो अभी फ़िलहाल टैक्स कट नहीं कर पाएंगे इन पेट्रोल एंड डीजल. सो ये फ्यूल आखिर टैक्सेशन कैसे होता है फ्यूल में? तो जो स्टेट है वो एड वैलोरम टैक्स वैट लगाती है, या फिर सेल्स टैक्स जिसको भी बोला जा सकता है. उसके अलावा इसमें फ्रेट चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी और डीलर्स कमीशन शामिल होता है, और ये सब लगाया जाता है बेस प्राइस में. बेस प्राइस क्या है, कैसा है, ये अभी आगे देखेंगे. सो स्टेट का जो कलेक्शन है वो बढ़ता है जब सेंटर हाइक करती है एक्साइज ड्यूटी को. अगर स्टेट्स की बात करें तो दिल्ली लगभग 19.4% वैट लगाता है पेट्रोल में. कर्नाटका वही 25.9% सेल्स टैक्स लगाता है इसमें. और जो अदर सर्टेन स्टेट्स हैं वो भी एड वैलोरम टैक्स लगाते हैं फ्लैग टैक्स के ऊपर. सो आंध्र प्रदेश जो है वो तो 4 रुपीज़ पर लीटर वैट लगाता है एडिशनल, जो कि और अदर जो टैक्सेस लगे हैं उसके एक्सेस में है. और उसके अलावा 1 रुपी पर लीटर रोड डेवलपमेंट सेस भी लगाती है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की अगर बात करें. उसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो सेस है ये अलग से लगता है. 2.5 रुपीज़ पर लीटर जो है वो पेट्रोल में लगता है, और ₹4 जो है वो डीजल पे लगता है. तो इतने सारे टैक्सेस इसमें लगते हैं फ्यूल पे. एक्चुअली फ्यूल जो है वो प्रॉबेबली इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि GST के अंदर आना चाहिए. लेकिन क्योंकि स्टेट का कंसर्न है कि उनके पास फिर रेवेन्यू का कोई सोर्स ही नहीं बचेगा, इस वजह से ये जो फ्यूल होता है जो इसमें क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो, और जो टैक्स होता है लिकर्स में, यानी कि पेट्रोलियम एंड लिकर्स, इसमें अभी भी वैट लगता है, इसमें GST नहीं लगती है. सो पेट्रोल और डीजल के अगर प्राइसेस की अगर ब्रेक की हम बात करें तो बेस प्राइस है 27 अप्रैल तक की बात करें तो बेस प्राइस है 56.32 पर लीटर, यानी 1 लीटर जो प्राइस है पेट्रोल की वो है 56.32 लीटर अगर कोई टैक्स ना लगता है तो. लेकिन इसमें फ्रेट चार्जेस लगते हैं 20 पैसे पर लीटर. सेंटर की जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगती है लगभग 27.9 पर लीटर. डीलर का जो कमीशन होता है वो होता है ₹3.86 पर लीटर, और जो स्टेट वैट लगाती है वो लगभग 17 रुपीज़ पर लीटर होती है. तो इस तरह से जो पेट्रोल का रेट 56 रुपीज़ पर लीटर के आसपास है वो पहुंच जाती है 105 रुपीज़ पर लीटर. सो देख रहे हैं आप कि इतनी ज़्यादा टैक्सेशन होती है इन पेट्रोल एंड डीजल. सिमिलर स्टैटिस्टिक्स हैं डीजल के लिए. सो रेवेन्यू शेयर की अगर बात करें तो एक्साइज ड्यूटी और वैट जो लगता है फ्यूल में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है रेवेन्यू का, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी फ्यूल पे मिलता है वो लगभग 18.4% होता है सेंटर का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का. ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है. और अगर
मान ले इतना ही टैक्स गवर्नमेंट को लिकर से मिलता है, तो अराउंड 35 to 36% तो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट और लिकर का हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं लगभग 25 to 35% जो स्टेट का टैक्स है वो पेट्रोलियम और एल्कोहल यानी कि लिकर से आता है। ये आरबीआई की स्टडी ने जारी किया था। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की अगर डेटास देखें तो अप्रैल से दिसंबर 2021 तक जो टैक्स थे क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट में वो लगभग 3.1 लाख करोड़ तक पहुंच गए थे, जिसमें से 2.63 लाख करोड़ तो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से आए थे और लगभग 11,661 करोड़ जो है वो सेस पे आए थे जो क्रूड पे लगाया जाता है। सो ये अदर और भी डेटास हैं जो इससे रिगार्डिंग है कि इस पर्टिकुलर फ्यूल टैक्सेशन से स्टेट या सेंटर को कितना फ़ायदा होता है। अब स्टेट्स के लिए ये जो लिकर एंड फ्यूल का जो लेवाई है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू बन जाता है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये जीएसटी के थ्रू आता है। सो जीएसटी रेजिम अभी पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है, बिकॉज इसको अभी और टाइम लगेगा पूरे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होने में। सो ये काफ़ी हद तक एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कितना कितना आखिर पेट्रोल का प्राइस है। जैसे आप यहाँ पे ये डार्क कलर देख सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन तेलंगाना, यहाँ पेट्रोल के प्राइसेस सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टैक्स लेते हैं ऑन फ्यूल। उसके अलावा ये जो स्टेट्स हैं जो हल्के से डार्क हैं ये थोड़े कम लेते हैं, शायद वेट में थोड़ी सी कमी है वहाँ, लेकिन बाकी सब जो है ये सारे स्टेट ये भी काफ़ी हद तक टैक्सेशन लगाते हैं इन फ्यूल। सो थ्रू आउट द कंट्री जो पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस हैं वो काफ़ी हाई हैं अगर ग्लोबल सिनारियो की बात करें, अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो। सो टैक्स रेवेन्यू और प्राइस ट्रेंड की अगर बात करें तो सेंटर की जो एक्साइज ड्यूटी है वो 2014-15 से 2016-17 तक ये बढ़ती चली गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी उसमें हमेशा हाइक किया था। इस वक्त क्या था कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो अराउंड $40 के आसपास थी, जिसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी को कंटिन्यूसली सरकार बढ़ाती चली गई। लेकिन बीच में ऐसा सिनारियो आया कि एक्साइज ड्यूटी को कट किया गया और जो फ्यूल के जो कम प्राइसेस है इसका एडवांटेज कस्टमर को मिला। लेकिन ये हाइक फिर शुरू हो गई है 2019-20 से, क्योंकि एवरी रुपी जो हाइक होती है एक्साइज ड्यूटी में वो लगभग 13 to 14,000 करोड़ एनुअली बेनिफिट देती है सरकार को। सो ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज़ हैं वो लगातार प्राइस में रिवाइज करती जा रही है लास्ट मंथ से, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो अभी काफ़ी हद तक अनस्टेबल है। काफ़ी ग्लोबल सिनारियो ऐसे चल रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कि कभी बढ़ती है कभी घटती है, नए नए डेवलपमेंट उसमें होते रहते हैं। जबकि ऑर्डिनरली जो इसमें होता है तो प्राइस और जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो 15 डेज़ के एवरेज में सेट किया जाता है, जब ग्लोबल जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो उतने वोलेटाइल जब नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो जो ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो लगभग $25 पर बैरल बढ़ चुका है नवंबर 4 से, जो कि अब $100 को भी क्रॉस कर चुका है। एक वक्त पे तो ये $130 के आसपास भी पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कमी आई है। अब इंडिया चूँकि 85% ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट ही करता है, तो इंडिया सबसे पहले डिसएडवांटेज कंडीशन में पहुंच जाता है जब भी फ्यूल का रेट अचानक से बढ़ने लगता है इंटरनेशनल मार्केट पे। सो ये चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे 14-15 से लेके 20-21 तक जो सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी या फिर स्टेट के जो वेट हैं वो कैसे पेट्रोल के प्राइसेस पे अफेक्ट डाले हैं और कितना रिवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट करके दिए हैं। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो फ्यूल पे जो भी लिवाइस आते हैं, जो भी टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, वो रिवेन्यू में कितना शेयर रखते हैं और कितना कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट को, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए।
पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक तरह की बॉडी है जो इसमें एक रोल प्ले करती है। कितने टैक्स रिवेन्यू आते हैं गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर फ्यूल से, इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो पेट्रोल डीजल के अलावा जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि ग्रीस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इंजन ऑयल के बारे में आपने सुना होगा। उसके अलावा जो पेट्रोलियम और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो इससे बनते हैं, उसमें जो टैक्सेशन लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। रशियन प्ले विद गैस सप्लाईज, बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि रशिया की जो एनर्जी कंपनी है गैसप्रॉम, उसने बुल्गारिया और पोलैंड जो कंट्रीज़ हैं उनको गैस सप्लाई बंद कर दिया है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ ने रूबल्स में पे करने के लिए मना कर दिया है। ऑलराइट, तो उसके अलावा कुछ टाइम पहले रशिया ने ये भी अनाउंस किया था कि पोलैंड की जो PGNiG कंपनी है और बुल्गारिया की बुल्गार गैस है, इन दोनों कंपनीज़ को ये एंटायरली गैस सप्लाई सस्पेंड कर देंगी। तो ये दोनों अनाउंसमेंट्स हुई हैं और इसकी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, जो बेसिकली यूरोप में एनर्जी सिक्योरिटी है, उसके लिए क्राइसिस आ गया है। नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन पोलैंड एंड बुल्गारिया। तो रशिया की जो गैस डिलीवरीज होती है पोलैंड और बुल्गारिया को, वैसे भी इस साल के एंड तक बंद होने वाली थी। पोलैंड जो कि रशिया से अपनी 40% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, वो कई सालों से ऑल्टरनेटिव मेथड्स पे एक्सप्लोर कर रहा है। और करंट डेवलपमेंट्स में अगर ऐसा कुछ होता है कि अभी सस्पेंशन हुआ है, इस वजह से गैसप्रॉम से उसे 5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस जो मिलने वाली थी, उसका लॉस पोलैंड को होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर रशिया नहीं प्रोवाइड करेगा गैस तो इट विल गेट द सप्लाईज फ्रॉम जर्मनी। ऑलराइट, बुल्गारिया की बात करें तो वो रशिया से 77% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करता है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको अर्जेंटली ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। और स्पेक्यूलेशन लगाई जा रही है कि जो सप्लाईज होंगी वो ग्रीस द्वारा जो पाइपलाइंस हैं उनसे होगी। नाउ रशिया टारगेट्स पोलैंड एंड बुल्गारिया। रशिया ने पोलैंड और बुल्गारिया को ही क्यों टारगेट किया है? तो पोलैंड जो है बेसिकली यूक्रेन के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर जा रहा है उसका मेजर गेटवे है। उसके अलावा इस वीक की स्टार्टिंग में ये भी कंफर्म किया था पोलैंड ने कि वो यूक्रेन को टैंक्स देंगी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। बुल्गारिया ने जो मॉस्को यानी रशिया है उससे अपने हर तरह की, जब बुल्गारिया में लिबरल गवर्नमेंट पावर में आई, उसके बाद में बुल्गारिया ने मॉस्को के साथ में अपने बहुत सारे मॉस्को के साथ में अपने टाइज कट कर दिए। उसके अलावा जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन का, तो उस टाइम बुल्गारिया ने रशिया के अगेंस्ट जो वेस्ट के सैंक्शंस लगे थे उनको भी सपोर्ट किया था। और ब्लैक सी कोस्ट पर नाटो की आउटपोस्ट इस्टेब्लिश करके वेस्टर्न फाइटर जेट्स भी उसने होस्ट किए थे, अलाउ किए थे। तो इस वजह से रशिया ने इन दो रीजंस की वजह से पोलैंड और बुल्गारिया को टारगेट किया है। अगर दूसरी कंट्रीज़ पर भी इसी तरह के स्टॉपेजेस लगते हैं तो क्या इम्पैक्ट होंगे? तो ऐसे कहा जा रहा है कि अभी दूसरी कंट्रीज़ पर इस तरीके के कट्स नहीं किए जाएंगे टिल द सेकेंड हाफ ऑफ मे। ऑलराइट, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद में ये जो इशू हुआ है सस्पेंशन, जो एक्सपोर्ट्स का सस्पेंशन हुआ है, तो 4 यूरोपियन बायर्स ने जो कि ये डिसाइड किया है कि वो ऑलरेडी रूबल्स में गैस पेमेंट्स करने लग जाएंगे। और 10 यूरोपियन कंपनीज़ ने गैसप्रॉम बैंक के साथ में अकाउंट्स खोले हैं ताकि वो पेमेंट्स रूबल में करें। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन, पोलैंड एंड बुल्गारिया? तो यूरोपियन यूनियन जिसमें कि 27 मेंबर्स हैं, उन्होंने रशिया के इस डिसीजन को एज अ ब्लैकमेल अक्यूज़ किया है और कहा है कि मॉस्को जो है वो वेस्ट को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, नाउ इम्पैक्ट इफ रशिया शट्स गैस सप्लाईज टू मोर कंट्रीज। अगर रशिया दूसरी कंट्रीज़ को गैस सप्लाई रोक देता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो यूरोप का जो नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट है वो 3 सोर्सेज से आता है, 3 कंट्रीज से आता है। तो बेसिकली दैट इज़ रशिया, नॉर्वे एंड अल्जीरिया। रशिया यूरोप के गैस एक्सपोर्ट्स का 40% कॉन्स्टिट्यूट करता है और ये जो स्टैटिस्टिक है ये है बिफोर द वॉर का। ऑलराइट, डिपेंडेंस ऑन रशियन गैस वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रेंजिंग फ्रॉम 94% फॉर फिनलैंड टू 11% फॉर नीदरलैंड्स।
तो रशियन गैस पे जो डिपेंडेंस है वो कंट्री टू कंट्री वैरी करती है। फिनलैंड में फिनलैंड की जो रशियन गैस पे डिपेंडेंस है वो 94% है, जबकि नीदरलैंड्स की 11% है। सप्लाईज में अगर डिस्ट्रप्शन होता है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी जो होगी वो डैमेज होगी। उसकी वजह से कंट्रीज़ को एनर्जी रैशनिंग करनी पड़ेगी और बेसिकली जर्मनी जो कि यूरोप का इंडस्ट्रियल पावर हाउस है उसमें रिसेशन आने के चांसेस भी हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑन यूरोपियन कंट्रीज। नाउ व्हाट इज़ द यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रशियन गैस? रशियन गैस पे डिपेंडेंस कम करने के लिए यूरोपियन यूनियन क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है? तो बेसिकली यूरोप का जो एनर्जी मिक्स है उसमें ऑयल 43% कॉन्स्टिट्यूट करता है, नेचुरल गैस 24%, न्यूक्लियर एनर्जी 14%, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी 4% और बाकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड और सोलर एनर्जी से फुलफिल होती है। क्योंकि यूरोप में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है तो कोल का यूज़ करना टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इज़ ऑफ द टेबल। इसके लिए बहुत ज़्यादा अपोजिशन होगा। पब्लिक ऑलरेडी न्यूक्लियर एनर्जी को लेके बहुत हॉस्टाइल है, इसलिए ईयू के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज नेचुरल गैस। ऑलराइट, फीजिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रशियन नेचुरल गैस टू एलएनजी। तो अगर रशियन नेचुरल गैस से यूरोपियन कंट्रीज एलएनजी पर स्विच करती है तो क्या फीजिबिलिटी है? LNG requires massive facilities and container ships that require huge capital investment. तो LNG को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके अलावा ऐसे कंटेनर शिप्स चाहिए जो कि कैरी कर सके और इस पूरे प्रोसेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। EU has beefed up its LNG infrastructure building several large terminals. तो EU यूरोपियन यूनियन जो है उसने अपने LNG इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रेंथन किया है और बड़े बड़े टर्मिनल्स बनाए हैं। यूएस से जो LNG ट्रांसपोर्ट होती है कंटेनर शिप्स में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू रशियन गैस रिसीव्ड वाया पाइपलाइन। तो रशियन गैस को अमेरिकन LNG से रिप्लेस करके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अगर पानी है तो उसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है उसके लिए ये प्राइसेस हाई होगी। ऑब्वियसली अगर फ्यूल बहुत दूर से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहे हैं, बाकी चार्जेस लग रहे हैं, तो जो कंज्यूमर है उसको ऑलरेडी जो गैस होगी वो महंगी मिलेगी और इसकी वजह से यूरोपियन कंज्यूमर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन रशिया? रशिया ने ये कदम लिया तो है, तो इसका रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो रशिया ने एक तरीके से जुआ खेला है पोलैंड और बुल्गारिया पे सप्लाई कट करके। रशियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन गैस एक्सपोर्ट्स। 40% जो रेवेन्यू रशिया कमाती है वो गैस एक्सपोर्ट से आता है। अगर ज़्यादा EU कंट्रीज़ रूबल्स में पे करने लग जाएंगी तो उससे रशिया को ये फ़ायदा होगा कि उसकी जो करेंसी है वो खट्टी हो जाएगी उसके पास में, और जो क्योंकि ऑलरेडी रशिया की इकोनॉमी पे सैंक्शंस लगे हुए हैं तो उससे अगर रूबल्स में पेमेंट होता है तो रशिया को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर ये बैकफायर, अगर कंट्रीज इसका सपोर्ट नहीं करती है तो ये बैकफायर भी कर सकता है। और इससे क्या होगा कि यूरोप और रशिया में जो एनर्जी पार्टनरशिप है, रशिया को इतना सारा जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट मिलता है, जो रेवेन्यू मिलता है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी रशिया को। और पाइप नेचुरल गैस को दूसरे मार्केट्स में रीराउट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और रशिया के पास में ऑलरेडी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो रेगुलर इंपोर्ट्स करता था अपनी एनर्जी का। तो इसलिए अगर वो ऐसा बैकफायरिंग होती है तो रशिया को बायर ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी और उसकी करेंसी जो होगी वो भी गिर जाएगी। सो दिस इज ऑल इन दिस आर्टिकल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, हाउ टू शॉक प्रूफ इंडियाज पावर सेक्टर। तो बेसिकली इंडिया के जो पावर सेक्टर में क्राइसिस आ रही है अभी, उसको शॉक प्रूफ कैसे किया जाए उस पर एक आर्टिकल है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि लास्ट ईयर अक्टूबर में बहुत एक्सटेंसिव कोल शॉर्टेज था इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से पावर कंपनी, जो पावर प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, जो बेसिकली हमारा पावर सेक्टर है, उसको बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस सहनी पड़ी थी। 7 महीने बाद में फिर से ही ऐसा ही फेस करना पड़ रहा है इंडिया में और बहुत सारे स्टेट्स में रेगुलर कटौती हो रही है बिजली की बिकॉज ऑफ कोल शॉर्टेज। ऑलराइट, और इस वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज अ रश टुवर्ड्स बाइंग एक्सपेंसिव कोल एंड पावर ऑन एक्सचेंजेस। बहुत ज़्यादा कोल जो महंगे भाव में ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो इस एक्सपेंसिव कोल को बाय करने के लिए एक तरीके से होड़ मची हुई है। ऑलराइट,
नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रूसो यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट ऑन दिस इशू, मतलब बेसिकली इस इशू पे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इम्पोर्टेड कोल अगर जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसकी प्राइस पिछले साल के कंपैरिजन में 35% ज़्यादा है। ऑलराइट, power producers paid a premium of 300% in March to secure coal supplies in domestic spot market. जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें 300% का प्रीमियम पे करना पड़ा था ताकि वो अपना कोल सप्लाई को सिक्योर कर सके। तो वो 300% जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन, तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए और पावर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो पहला स्टेप है क्रिएटिंग एन इनेबलिंग सिस्टम, कि अगर हम चाहते हैं कि पावर प्लांट्स प्रॉपरली या एफिशिएंटली वर्क करें तो उनके लिए एक इनेबलिंग सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। इंडिया हैज़ अबाउट 200 गीगावाट ऑफ कोल बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी विच अकाउंट्स फॉर नियरली 70% ऑफ टोटल एनर्जी जनरेटेड इन द कंट्री। तो इंडिया में कोल से जो प्रोडक्शन होता है वो 200 गीगावाट्स का होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 70% ये कोल बेस्ड एनर्जी ही होती है। CEEW जो है उसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन होता है बिजली का वो बेसिकली जो पुराने इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं उनसे होता है, और जो नए और एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं वो खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में फेवरेबल कोल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स अभी नहीं है या पावर परचेज अग्रीमेंट्स नहीं है, तो वो आइडल पड़े हैं जो कि एफिशिएंट है, और जो इनएफिशिएंट है वो अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा स्टेप तो यही है कि हमें एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि प्रॉपर स्ट्रेंथन्ड हो, प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड हो। नेक्स्ट, एनेबलिंग डिस्कॉम्स टू टेक स्मार्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमांड। तो इंडिया के पास में मीडियम और शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन बहुत कम डिस्कॉम्स ने इन टूल्स का यूज़ किया है। 90% पावर जो प्रोक्योर की जाती है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से होती है कि ये पावर सप्लाई कंपनी है, इसके साथ में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और डिस्कॉम्स के पास में इसी वजह से ये जो दूसरे इनोवेशंस हैं इनको एक्सेस करने का, इनको एक्सप्लोर करने का कोई रीज़न नहीं होता है। अगर हम नए इनोवेशंस लिए हैं लाइक टाइम ऑफ द डे प्राइसिंग, प्रमोटिंग एफिशिएंट कंजम्पशन बिहेवियर, तो ये सब स्टेप्स की वजह से क्या होगा कि जब डिमांड पीक पर होती है तो उसमें एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन लाया जा सकता है, और उसके अलावा पैनिक बाइंग को भी अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज एम्पावरिंग इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर टू हेल्प ब्रिंग डाउन डिस्कॉम लॉसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स को कैसे एम्पावर किया जा सकता है कि वो डिस्कॉम लॉसेस को कम कर सकें। तो अभी क्या है प्रेजेंट में एग्रीगेट लॉसेस जो हैं डिस्कॉम्स की वो 21% है, मतलब अगर वो 100 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें से 21% दैट इज़ एग्रीगेट लॉस। तो हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स हैं उनको एम्पावर कर सकते हैं ताकि वो डिस्कॉम लॉस को मिनिमाइज कर सकें। रीविजिटिंग डेथ पेनल्टी जूरिस्प्रूडेंस। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो कैपिटल पनिशमेंट का जो तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है वो बेसिकली ये डिसाइड कर रही है कि किस तरीके से जजेस जो हैं वो कॉन्विक्ट्स पर डेथ पेनल्टी लगाते हैं, तो उसको एग्जामिन करने का एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डिसाइड किया है। कॉन्विक्ट सेंट्रिक अप्रोच अपनाने की बात की गई है, जो कि जैसा कि इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कहा गया था कि किस तरीके से कॉन्विक्ट सेंट्रिक अप्रोच लाई जा सके ताकि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में दिया जाए। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द राइट अप्रोच? An individualistic approach that examines the social, economic, emotional and genetic components that constituted the offender rather than the offense would go a long way in evolving a just and judicious sentencing policy. तो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी जिसमें कि सोशल एस्पेक्ट्स को भी देखना होगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स, जेनेटिक कंपोनेंट्स, इन सब एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा ताकि जो सेंटेंस या फिर जो सज़ा दी जाए वो एक जस्ट और जुडिशियस मैनर में दी जाए। कोर्ट के अकॉर्डिंग वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच जो है बेसिकली कि सबके लिए बराबर, वो गलत है, वो अप्रोच गलत है, बिकॉज हर केस में सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं एंड इट शुड एंड। Recent verdicts as pointers. Possible reasons to avert the death penalty is reflected in the recent verdicts such as Lochan Srinivas versus State of Chhattisgarh and Bhagchandra versus
स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो डेथ पेनल्टी को अवर्ट करने के जो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं वो इन 2 केस लॉज में देखे गए हैं, और वो केस लॉज हैं लोचन श्रीवास वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड भागचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये दोनों लेटेस्ट केस लॉज हैं। रीजंस क्या हैं डेथ पेनल्टी को अवॉइड करने के? सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मेंटल हेल्थ, हेरिडिटी, पेरेंटिंग, सोशलाइजेशन, एजुकेशन। तो इन सब ग्राउंड्स पर डेथ पेनल्टी को अवॉइड किया जा सकता है। अब एक नया डिफरेंट एक्यूमेंट चाहिए। उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 354 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग, जो सीआरपीसी का सेक्शन 354 क्लॉज 3 है, कैपिटल पनिशमेंट देते टाइम जज को रीजंस बताने होंगे कि क्यों वो कॉन्विक्ट को कैपिटल पनिशमेंट दे रहा है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में देखा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने एक ह्यूमेन और रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है इस मैटर पे। Thus, Bachchan Singh requires the trial courts not only to examine the gravity of the offence but also the condition and reformability of the accused. Alright. The court refused to declare death penalty unconstitutional. तो कोर्ट ने इस डेथ पेनल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से मना कर दिया था। It tried to do away with the use of penal provisions. It abundantly implied that no person is undubitably irreformable. तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में बेसिकली क्या था कि इट रिक्वायर्स द ट्रायल कोर्ट्स टू एग्जामिन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, कि कितना बड़ा ऑफेंस है उसको भी देखना है, लेकिन साथ में ये भी एनालाइज करना है कि अक्यूज ने ऐसा क्यों किया, क्या कंडीशन में वो था, ये सब एस्पेक्ट्स को भी उसको देखना पड़ेगा। द कोर्ट रिफ्यूज टू डिक्लेयर द डेथ पेनल्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जब ये सब चीज़ें कंसिडर कर ली गई तो कोर्ट ने मना कर दिया कि जो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई है दैट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं रावजी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि 1995 का केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ द नेचर ऑफ क्राइम एंड नॉट द क्रिमिनल विच इज़ जर्मेन फॉर डिसाइडिंग द पनिशमेंट। इसमें जो वर्डिक्ट था वो बिल्कुल अलग सेंस में दिया गया था कि क्राइम किस तरीके का है उस बेस पर पनिशमेंट दिया जा चाहिए, ना कि क्रिमिनल के बेस पे। तो बच्चन सिंह से बिल्कुल अलग अप्रोच थी इन रावजी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। एक और केस लॉ है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। इस केस लॉ में जो वर्डिक्ट आया था उसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि दूसरे पनिशमेंट जो हैं वो डेथ पेनल्टी को, अगर वो दूसरे पनिशमेंट डेथ पेनल्टी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, ऐसे भी बहुत सारे केसेस डिसाइड किए गए थे बाय इग्नोरिंग द बच्चन सिंह डॉक्ट्रिन, जैसा कि संतोष कुमार सतीश भूषण बरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में देखा गया। उसके अलावा राजेश कुमार वर्सेस स्टेट जो है उस वाले केस लॉ में देखा गया। एक मैगजीन थी उसमें 13 कॉन्विक्ट्स की बात की गई है, सॉरी मिसप्रिंट है। एक मैगजीन ने 13 कॉन्विक्ट्स की बात की है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगली और एरोनियसली डेथ सेंटेंस दिया है। ऑलराइट, overuse and misuse. Whenever the court tries to dilute the harshness of penal provisions by balancing approach, instead of striking down the provision, the instrumentalities of state continue to overuse or misuse the provision. जब भी कोर्ट एक बैलेंसिंग अप्रोच अपनाना चाहता है तो प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन करने की बजाय जो स्टेट है उसमें इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कि वो प्रोविजंस का मिसयूज करने लग जाते हैं। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो है ये इसी तरीके का एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स द वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ बाय सेइंग इट कुड बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन देयर इज इंसाइटमेंट टू वायलेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला कि सेडिशन लॉ सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब वायलेंस हो या किसी ने वायलेंस करने की कोशिश की हो। बच्चन सिंह डिड नॉट इन कॉन्क्रीट टर्म्स इलैबोरेट ऑन मिटिगेटिंग फैक्टर्स and the method to gather them avoid the death penalty. तो बच्चन सिंह में बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड ये डिस्कशन नहीं था कि कौन कौन से मिटिगेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं डेथ पेनल्टी के, या डेथ पेनल्टी को अवॉइड या रोकने के लिए या एक तरीके से अवॉइड करने के लिए क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं था। ना ही इसने ये एक्सप्लेन किया कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो कि कॉन्विक्ट पे भी होता है और जो दूसरा अक्यूज़र होता है उस पर भी होता है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, ये बेसिकली इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इससे ये कहा जा सकता है कि बच्चन सिंह डॉक्ट्रिन में खुद में गैप्स हैं, खुद में लूप होल्स हैं।
ऑलराइट, तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या कर सकता है कि वो खुद क्वेश्चन कर सकता है द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी। ऑलराइट, द पुअर आर मोस्ट इफेक्टेड। अभी डेथ पेनल्टी का क्या प्रॉब्लम है कि सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग होते हैं, जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, जो अनप्रिविलेज्ड होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे। द नंबर्स ऑफ अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट सेंटेंस टू डेथ आउटवे दोज हु आर एजुकेटेड एंड लिटरेट। तो बेसिकली जिनको डेथ सेंटेंस मिलता है उनमें ज़्यादातर अनएजुकेटेड और इलिटरेट होते हैं। ये एक यूएस का मामला है, विलियम्स वर्सेस टेलर, जो 2000 में केस लॉ था, 2000 का केस लॉ है। तो इसमें क्या था कि जो डिफेंस लॉयर था वो कैपिटल पनिशमेंट को कैसे अवॉइड किया जाए उसके लिए उसने मिटिगेटिंग फैक्टर्स नहीं बता पाया था वो। तो दिस शोज हिज फेलियर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द फेलियर ऑफ डिफेंस लॉयर इन हाईलाइटिंग द मिटिगेटिंग फैक्टर्स दैट कुड लीड टू अवॉइडेंस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट मेक्स द लीगल असिस्टेंस इनइफेक्टिव। ऑलराइट, तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स हैं उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है बिकॉज ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। इंडियन सिनेरियो में क्या है कि पुअर जो गरीब लोग हैं उनको लीगल असिस्टेंट जो मिलता है वो बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, अनसफिशिएंट होता है, अनएफिशिएंट होता है। तो ये है इशू। नाउ व्हाट इज नाउ रिविजिटिंग द केस, the court will have to evolve a legal device for the procurement of a comprehensive report dealing with the socio-economic and hereditary backgrounds of the accused from experts in the field of social work, psychiatry, psychology and anthropology. तो अब कोर्ट को क्या करना पड़ेगा कि अक्यूज के सोशो इकोनॉमिक और हेरिडिटरी बैकग्राउंड चेक करवाना पड़ेगा। ऑलराइट, जिससे कि जो उसको पनिशमेंट मिले वो उसके बैकग्राउंड चेक के बाद ही मिले। ऑलराइट, there could be inherent inequality and arbitrariness in applying the principles because of multiple factors such as the failure of judges, incapacity or backwardness of parties, and inadequacy of defense, deficits in the reports of experts, and disparity in practical applications of doctrine. तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इनकोहेरेंस हो सकता है प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जजेस जो हैं वो एफिशिएंट नहीं होते हैं, या जो पार्टीज़ हैं, इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, वो बहुत बैकवर्ड हैं, या फिर जो डिफेंस या जो है डिफेंस और प्रोसिक्यूशन है उनकी इनएडिक्वेसी है, एक्सपर्ट्स जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उनमें बहुत कमियां हैं, या फिर जो डॉक्ट्रिन है बच्चन सिंह डॉक्ट्रिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑलराइट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर द न्यू जुडिशियल device also meeting the unfortunate fate that the बच्चन सिंह verdict faced. तो बेसिकली बच्चन सिंह वर्डिक्ट में जो बेसिकली जो वर्डिक्ट दिया गया था बच्चन सिंह केस में, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो नया जुडिशियल डिवाइस है वो भी इसी तरीके की फेट फेस करेगा इन द फ्यूचर। Therefore, the true way ahead is not merely to fill up the blanks in the Bachchan Singh by laying down concrete propositions for assessment of mitigating factors, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ट्रू वे अहेड इसका मतलब जो एक्चुअली जो आगे की रहा है वो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चन सिंह के डॉक्ट्रिन को अप्लाई कर दिया जाए, बाकी दूसरे फैक्टर्स को भी एक्सप्लोर करना होगा, जैसे कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स, कैसे डेथ पेनल्टी को अवॉइड किया जा सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ पे हम एक तरीके से इलेबरेशन दे सकते हैं कि कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो इन सब तरीक़ों से हम जो कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल इन दिस आर्टिकल। इसमें हमने पढ़ा कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी के अलग अलग एस्पेक्ट्स। आर फ्रीबीज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, कि फ्रीबीज जो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा सिटीजन्स को लुभाने के लिए, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट कर रही है कि नहीं, उस बारे में एक आर्टिकल है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो फ्रीबीज बांटने का जो ट्रेडिशन है ये एक तरीके से इलेक्शन के टाइम पे एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है इलेक्शन प्रोसीजर का। ऑलराइट, एंड द सिनेरियो इज़ नो डिफरेंट इन द फोर्थकमिंग असेंबली पोल्स इन 5 स्टेट। तो अब जो पाँच स्टेट्स के अंदर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भी कोई अलग सिनेरियो नहीं है। इस प्रैक्टिस के फेवर में और अगेंस्ट में दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हैं। नाउ फ्रीबी पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो फ्रीबीज का जो टर्म है वो नया नहीं है, काफ़ी सालों से ये प्रथा चलती हुई आ रही है इंडियन पॉलिटिक्स में। हर टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़
अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इंडियन सिटीजन्स को, इंडियन वोटर्स को असॉर्टेड फ्रीबीज का वादा करती रहती है। कभी फ्री पानी की बात हो जाती है, कभी स्मार्टफोन की बात हो जाती है। तो इंडियन पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, ल्योर करने की कोशिश करते हैं इन वोटर्स को। This trend has gained momentum in the recent times with the political parties being innovative in their offerings, as the traditional free water and electricity is no longer sufficient as election goodies. तो अब क्या हो रहा है कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फ्री पानी की, फ्री बिजली की बात नहीं करती है, अब उन्होंने थोड़ा इनोवेशन ला दिया है, वो दूसरी तरह की ऑफरिंग्स करती हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि अब जनता जो है वो ल्योर नहीं होगी बाय फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर। इंडिया का या स्टेट्स का जो फिनेंशियल सिचुएशन में डिटेरिएशन आ रहा है, तो क्या फ्रीबीज इसका रीज़न है? तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी और फिनेंशियल डिटेरिएशन के टर्म्स में अगर वेलफेयर स्पेंडिंग सस्टेनेबल है, अफोर्डेबल है, तो इट इज़ फाइन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऐसा कर सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन फिस्कल स्टेबिलिटी का जो मेजर है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। फिस्कल स्टेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपनी फिस्कल पॉलिसी डिप्लॉय करती है, लगाती है, या फिर उसको प्रैक्टिस में लाती है। ऑलराइट, और बेसिकली उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्टेट्स के? हाई एम्प्लॉयमेंट हो, हाई ग्रोथ रेट हो। आउटस्टैंडिंग डेट रिडक्शन हैज़ प्रोग्रेस्ड क्वाइट वेल इन द केस ऑफ स्टेट्स। तो डेट रिडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेट्स के केस में प्रोग्रेस कर गया है। पहले 31% जीडीपी के हाई से वो अब कितना आ गया है, 22% के अराउंड। 2014 तक 22% तक आ गया ऐसा है। आफ्टर दैट इट हैज़ गॉन अप अबाउट 5 परसेंटेज पॉइंट्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2020। उसके बाद से ये फाइनेंशियल ईयर 2020 तक इसका जो परसेंटेज था वो 5 परसेंटेज पॉइंट तक बढ़ गया था, अराउंड 27% तक पहुंच गया था। In comparison, the central government has never been able to adhere to these fiscal deficit limits. तो इसके कंपैरिजन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कभी भी फिस्कल डेफिसिट लिमिट्स को अडेयर नहीं कर पाती है। डेट रिडक्शन के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी लिमिट है वो 40% होना चाहिए, लेकिन अभी जो डेट बात करें, ये वाला जो रेशो है, दैट हैज़ क्रॉस 90% ऑफ द जीडीपी। तो द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ मोर प्रेसिंग एट द लेवल ऑफ सेंटर। तो इस वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है सेंटर पे। सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर दैट आर डन अंडर पॉपुलिस्ट प्रेशर्स और विद इलेक्शंस इन माइंड में बी क्वेश्चनेबल। तो ऐसे कई सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि पॉपुलिस्ट मेजर्स के तौर पे लिए जाते हैं, या सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें नेक्स्ट इलेक्शंस में वोट्स मिलेंगे, तो ये बहुत क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। पिछले 30 सालों में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ी है, डिस्ट्रेस बढ़ा है, और सब्सिडीज़ को जो गवर्नमेंट दे रही है ये कुछ हद तक गवर्नमेंट को, जनता को रिलीफ पहुंचा रही है, लेकिन इस और जनता को रिलीफ पहुंचा रही है एंड दे मे नॉट बी जस्टिफाइड। इट मे एक्चुअली बी नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी टू कंटिन्यू ऑन इट्स ग्रोथ पाथ। तो ये हो सकता है कि सब्सिडीज़ जो हैं कुछ हद तक ज़रूरी भी हैं ताकि ग्रोथ जो है वो मेंटेन हो सके। Growth versus the welfare measures. The only estimates that we have are from a number of independent studies by private researchers. तो जो studies हैं उनसे ही estimates निकाले जाते हैं growth के और बाकी चीज़ों के। It is hard to agree with the claims of NK Singh that the rate of poverty reduction has doubled under the present government. NK Singh कमेटी जो है, NK सिंह ने क्लेम किया है कि जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो डबल हो गया है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो अभी पावर में है। लेकिन IMF की स्टडी, वर्ल्ड बैंक की स्टडी या फिर जो कंजम्पशन सर्वेज होते हैं वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं इसको, मतलब कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है। देयर इज एटलीस्ट वन स्टडी दैट कंक्लूड्स दैट द रेट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन हैज स्लोड डाउन अंडर मोदी गवर्नमेंट्स। सिर्फ कम से कम एक स्टडी है ऐसी जो कि बताती है कि हाँ अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में के टाइम पे पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है। The strengthening of some government programs has definitely contributed to poverty reduction. तो कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आई हैं, इनिशिएटिव्स आए हैं, उनकी वजह से ज़रूर कुछ हद तक पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है। This does not mean that growth does not have a role to play in reducing poverty. तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स ही नहीं, ग्रोथ भी एक मेजर फैक्टर है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। There is a need to question what estimates of poverty coming from both the World Bank and IMF. तो ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि जो वर्ल्ड बैंक और IMF से डेटा मिल रहा है पॉवर्टी एस्टिमेट का, तो उसको क्वेश्चन करना ज़रूरी है। ऐसा क्यों? दो रीजंस हैं। व्हेन द गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट फॉर्मलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड,
There is no basis to believe that income distribution has not worsened as an outcome of formalization. गवर्नमेंट कह रही है फॉर्मलाइजेशन हुआ है, इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है, लेकिन फॉर्मलाइजेशन की वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्सन हुआ है. When free food is given, where is the proof that the underlying income of the poor has remained intact in the absence of any consumer expenditure survey? फ्री फूड दिया जाता है, बांटा जाता है, लेकिन प्रूफ कहाँ है कि अभी क्योंकि फ्री फूड दिया जा रहा है तो जो पुअर की अंडरलाइन इनकम है वो इंटैक्ट है. ऑलराइट, देयर इज नो वे दिस कैन बी इस्टेब्लिश. तो किसी भी तरीके से इस बात को रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता, इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता. Also, the latest survey was junked and has never been published, creating the suspension that poverty may have risen. तो जो लेटेस्ट सर्वे गवर्नमेंट का है वो नहीं पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि ऐसे कहा जा रहा है कि पॉवर्टी बढ़ी है और इसकी वजह से जो जनता है उसमें डिसकंटेंट होगा. तो इस वजह से दिस शोज कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है, कहीं ना कहीं डेटा में मिसमैच है. द प्रोडक्शन प्रपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग बाय स्टेट्स. तो स्टेट्स का जो प्रोडक्टिव जो स्पेंडिंग करते हैं स्टेट्स, उनका प्रोडक्टिव प्रपोर्शन के बारे में बात हो रही है. तो सम स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स आर फेवरेबल, फॉर एग्जांपल द MG नरेगा टाइप ऑफ स्पेंडिंग एंड सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ फूड राशन स्कीम्स. तो कुछ स्कीम्स और प्रोग्राम्स तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है. MG नरेगा जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोशल सिक्योरिटी मेंटेन करने का. उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के लिए सब्सिडीज जो दी जा रही है फूड राशन के मामले में, तो वो सब एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. बट देर इज़ अ लॉन्ग वे इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि पॉपुलेशन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके. ऑलराइट, दे बिल्ड अ हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स विच इज़ नेसेसरी अ पार्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी. दैट इज सिमिलर टू स्टेट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ. तो फ्रीबीज जो हैं वो एक तरीके से स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स प्रोवाइड करने में, स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स को बनाने में हेल्प करती है, जो कि ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इसका मतलब कि जिस तरीके से स्टेट हेल्थ या एजुकेशन पे स्पेंड करता है, फ्रीबीज भी उसी तरीके से हेल्प करती है ग्रोथ को इंश्योर करने में. बट देयर आर केसेस वेयर द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव गॉन एस्ट्रे एंड हैव गॉन इनटू प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रीबीज और गिफ्ट्स. लेकिन कई बार क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा आगे चली जाती हैं, तो जो अननेसेसरी फ्रीबीज होती है वो भी प्रोवाइड करने लग जाती है वो जनता को, जस्ट टू ल्योर द वोटर्स. But simply giving away loan waivers is not favorable because they have undesired consequences such as destroying the whole credit culture, and it blurs the very basic question as to why it is that the large minority of farming community is getting into a debt trap repeatedly. तो लेकिन जो लोन वेवर्स दिए जाते हैं एज अ फ्रीबी, कई बार होता है कि जनता क्या करती है, किसानों का कर्ज जो है वो माफ़ कर देती है, तो वो अनफेवरेबल है. क्यों? क्योंकि एक तो इससे जो हमारा जो क्रेडिट सर्कुलेशन है वो हैम्पर होता है, और ये एक तरीके से मेजर रीज़न है कि जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो डेट ट्रैप में फंस रहे हैं. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन फॉर प्रॉमिसिंग 200, 300 और वट एवर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पावर टू द मिडिल क्लास एंड अर्बन पॉपुलेशन हु आर बाय एंड लार्ज रेगुलर इनकम अर्नर्स. तो जो पावर का होता है हर के 200, 300 या कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स दी जाएगी आपको, उस पर सब्सिडी दी जाएगी. तो मिडिल क्लास या अर्बन पॉपुलेशंस को इसका कोई देने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि उनकी इनकम जो है वो रेगुलर रहती है. ऑलराइट, लोन वेवर्स आर वन ऑफ द रिस्कीएस्ट एक्टिविटीज़ टू अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग और एनी ऑफ द सर्विसेज सेगमेंट. तो लोन वेवर्स जो दिए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट एक्टिविटी है क्योंकि वो क्रेडिट कल्चर को डैमेज करती है. जो क्रेडिट सर्कुलेशन होता है उसको डैमेज करती है, इकोनॉमी को हैम्पर करती है. एंड देयर आर ऑलवेज वेज टू रीस्ट्रक्चर बैंक लोन्स टू मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज इन द इवेंट ऑफ डाउनटर्न इन द बिजनेस साइकिल और एनी अदर काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉक. लेकिन क्या होता है ना कि मीडियम और जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है उनको लोन्स रीस्ट्रक्चर करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर देती है. तो ये क्या होता है ना कि इन सब चीज़ों की वजह से जो सर्कुलेशन होता है मनी का इन द बैंकिंग सिस्टम वो रुक जाता है, वो हैम्पर हो जाता है. तो ये फ्रीबीज के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो दोनों तरीके से अगर सस्टेनेबल फ्रीबीज दी जा रही है तो इट इज़ फाइन, बट अगर वो ही अनअफोर्डेबल है गवर्नमेंट के लिए या अननेसेसरी है या फिर जो टारगेट बेनिफिशियरीज हैं वो गलत हैं या वो सही नहीं है, तो उस केस में फ्रीबीज आर अ बिग डिसएडवांटेज.
So this is all in this news. Moving on to the next.